हाँ, कुछ मैं ये सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ और एससी वर्मा की प्रॉब्लम नंबर 25 है। इसमें ये पूछा गया है कि किसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्ट करा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर सर्किल होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसको एक सर्किल का पार्ट मानना पड़ेगा। तो फिजिक्स के कंसेप्ट से यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये चालू तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। तो हम एक बात जानते हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन v²/r होता है। यहाँ पर इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल u cos थीटा है और हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो u cos थीटा है और इस पोजीशन पर mg का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में तो आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में कहीं भी नहीं आएगा। तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका 0 है क्योंकि mg का कंपोनेंट नहीं आ रहा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ए टेंजेंशियल इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट का नाम कुछ रख लेते हैं q। तो ए टेंजेंशियल एट q इज 0। ए नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ए नॉर्मल इधर है, तो ए नॉर्मल g है और ए नॉर्मल होता है v²/r। तो यहाँ v पुट हो जाएगी u cos थीटा का होल स्क्वायर/r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे आ गया u² cos² थीटा अपॉन g। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, वो भी साथ ही साथ मैं बता देता हूं। इसने ये पूछा कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा थीटा डिग्री पर विद एंगल u। जब वो एंगल उसका कम होता जाता है हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब तक उसका वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन इसका g है। तो g वर्टिकल कंपोनेंट को ही डिस्टर्ब कर सकती है, हॉरिजॉन्टल को नहीं कर सकती। तो जब एंगल थीटा जो है θ/2 हो गया, उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है। फिजिक्स के कंसेप्ट से रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो अब आप कहोगे कोई मैथ्स का कंसेप्ट भी होता है। हाँ होता है। उसमें मैथ्स के कंसेप्ट में इस ट्रेजेक्टरी के पाथ का इक्वेशन पता होना चाहिए। फिर कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है, तो वो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ तो अपन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। वैसे मैं फार्मूला बता भी देता हूँ क्योंकि मुझे तो आता ही है। वो फार्मूला ये होता है 1 + y1² 3/2 अपॉन y2। तो आप कहोगे ये क्या है y1 एंड y2। y1 इज द dy/dx और y2 इज द डबल डिफरेंशियल ऑफ y, मतलब d2y अपॉन dx²। मतलब dy/dx का एक बार डिफरेंशिएट और करो। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला। तो ये मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, बीएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है। बीएससी कैलकुलस, हायर कैलकुलस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन वो यहाँ पर यूज नहीं करना अपने को क्योंकि तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला है। यहाँ पर y1 जो है y का सिंगल डिफरेंशियल है और y2 डबल डिफरेंशियल है। तो इसका क्या बताना, ये फार्मूला आ जाता है, बस खत्म बात। क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन तो यहाँ कराने नहीं जा रहा ना। तो चलो अब ये आ गया u। अब यहाँ पर जो u cos थीटा, यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करने के लिए हमें v पता होना चाहिए। तो पहले अपन ये कंसेप्ट यूज करें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। यहाँ पर u cos थीटा है तो वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos θ/2 है क्योंकि एंगल अब। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो v आ जाएगी। तो v cos θ/2 इज इक्वल टू u cos थीटा। कैसे बताया कि जो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ पर है। हमने मान ली कि नेट स्पीड उसकी v है। हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ होती है।
तो इधर इसका v है मैग्नीट्यूड, तो v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v cos थीटा बाई 2 है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं u cos थीटा है, तो u cos थीटा और v cos थीटा बाई 2 बराबर है, इसलिए v का मान आ गया u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। तो अब आप कहोगे कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिटरमाइन करें? रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इस पोजीशन पर हमको नॉर्मल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं थी तो परपेंडिकुलर यूं था, तो यहां पर जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन खुद g था और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था। आइए यहां पर हर जगह नेट एक्सेलरेशन g है। बोला आपको क्या पता? आप पूछोगे मुझसे आपको क्या पता? इसलिए पता, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूं, इसलिए पता क्योंकि नेट फोर्स ही एक्सेलरेशन देते हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में नेट फोर्स mg है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन g है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, हर पॉइंट पे g है। अब बाय द वे यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन है वही नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और जगह ऐसा नहीं है, और जगह g के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आप g यूं है तो एक कंपोनेंट यूं कर दो, तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये हो गया g cos थीटा बाई 2, और ये जो है इधर ये g sin थीटा बाई 2। तो g sin थीटा बाई 2 दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको कम कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट इस जगह इसकी डायरेक्शन बदल रहा है। इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं। कोई कहे हमें तो नेट बता दो ना, अरे नेट एक्सेलरेशन तो g है, इस g के ही तो कंपोनेंट करें, g के कंपोनेंट g cos थीटा बाई 2 और g sin थीटा बाई 2, और इन दोनों का रिजल्टेंट g है, क्योंकि नेट फोर्स mg है, नेट फोर्स mg है तो नेट एक्सेलरेशन g है। फिर आप कहोगे क्यों करें? अरे इसलिए करें कि मुझे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करना है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन ये होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो मैंने इस जगह की v पता कर ली इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर्स। फिर आप पूछोगे नोन पैरामीटर्स क्या है? हमें तो इतनी सी तो बात बताई है इसने कि किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा पर प्रोजेक्ट करा था, जब वो प्रोजेक्टाइल थीटा की जगह थीटा बाई 2 एंगल बना रहा था, उस समय नॉर्मल एक्सेलरेशन बताओ। तो ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इस जगह पर g cos थीटा बाई 2 आ गया है, क्योंकि g का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में करा g cos थीटा बाई 2। उस g cos थीटा बाई 2 को यहाँ की वेलोसिटी का स्क्वायर बटे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दो, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2 है, इसका स्क्वायर करो और डिवाइड करो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, क्योंकि अदर पैरामीटर्स आर नोन टू अस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस तो इसको इधर ले लो, इससे डिवाइड कर दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया। तेरे पल्ले प्रॉब्लम ये है कि ये कोई मोटरसाइकिल वाला इस ब्रिज पे चल रहा है, इस ब्रिज की लेंथ L है, मतलब यहाँ मिडिल तक L/2 है, मतलब डिस्टेंस बाकायदा यूं ये टेढ़ा टेढ़ा नापा जाए, तो ये यहाँ से यहाँ तक L/2 है, ये L/2। R इसका रेडियस है, R रेडियस भी गिवन है। तो ये अपने से ये पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट छोड़ने के ज्यादा चांसेस कहाँ हैं, तो क्या स्पीड हो कि जिससे ये कहीं भी कांटेक्ट नहीं छोड़े, क्या स्पीड रखे वो, और वो स्पीड बताइए। तो इस केस में वो ढूंढना पड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा कांटेक्ट छूटने के हैं, वही कांटेक्ट नहीं छूटा तो और जगह तो छूटेगा ही नहीं समझ में। ऐसे IIT JEE का सिलेक्शन की बात होती है मिनिमम मार्क्स की, मैक्सिमम की नहीं होती। तो जो मिनिमम मार्क्स होते हैं फॉर सिलेक्शन, यदि उससे ऊपर आए तो सिलेक्शन हो गया, उससे नीचे आए तो ना हो। और वही मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिजेक्शन, यार मुझे नहीं जाना IIT, तो भैया इससे कम लाना। कट ऑफ गई है मार्क्स जनरल की 100 नंबर की, तो 100 से कम लाना, मत लाना, ज्यादा नहीं जाना। तो वो जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम मार्क्स है फॉर रिजेक्शन।
और वो ये मिनिमम मार्क्स फॉर सिलेक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पर है कॉन्टेक्ट ना छूटे, ना छूटने पर तो जहां सबसे ज्यादा चांस है छूटने को वो यहाँ है, और फिर आगे तो हॉरिजॉन्टल पे जा ही रहा है, तो आगे तो कोई किस्सा ही नहीं है कॉन्टेक्ट छूटने का। तो अपन यहाँ क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इसको कॉन्टेक्ट बनाए रखता है वो होता है mg का कंपोनेंट। तो यहां पर तो mg का पूरा ही कंपोनेंट है, और यहां पर mg का एक कंपोनेंट काम में आएगा जो कॉन्टेक्ट में रखता है, mg पूरा तो काम में आएगा नहीं। तो ये जो है ये थीटा एंगल मान लो आप, तो थीटा अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे क्योंकि ये l/2 है और ये रेडियस r है, तो एंगल इन रेडियंस होगा थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, जो कि कितना होगा l/2r। अब यहां वाली स्पीड ले लें कि यहां पर जस्ट कॉन्टैक्ट छूटता है, तो और जगह नहीं छूटेगा। और जगह के पीछे क्या कारण है कि हर जगह जो सूडो फोर्स है जो कॉन्टैक्ट छुड़ाता है वो बाहर की तरफ मान लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स बाहर मान लो। तो ऐसे समझोगे सूडो फोर्स तो कॉन्टैक्ट छुड़ाता है और mg का कंपोनेंट उसको कॉन्टैक्ट में रखना चाहता है। अगर mg का कंपोनेंट ज्यादा है सूडो से तो वो कॉन्टैक्ट में बना रहता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अवे होगी। अवे तो हो ही सकती है नॉर्मल रिएक्शन, अगर वो कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है तो वो नॉर्मल रिएक्शन उसको पकड़ के ना रोक लेगी। यदि mg का कंपोनेंट ज्यादा है तो कॉन्टैक्ट बना रहेगा, और सूडो ज्यादा है mg के कंपोनेंट से तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, क्योंकि सूडो तो कॉन्टैक्ट छुड़ाता है। तो अगर यहां कॉन्टैक्ट नहीं छूटा तो यहां कभी नहीं छूटेगा। क्यों? स्पीड तो कांस्टेंट दे ही रखी है। क्यों? क्योंकि ये mg का जो ये कंपोनेंट आएगा तो एंगल जो थीटा है वो ये एंगल यहां से कम होगा, तो mg का कंपोनेंट अच्छा खासा आ रहा है, और सूडो हर जगह बराबर है क्योंकि सूडो तो mg² है। तो यहां पर जस्ट दोनों बराबर है, तो यहां पर कौन ज्यादा है? यहां पर mg का कंपोनेंट ज्यादा है, क्योंकि यहां पर mg का कंपोनेंट और सूडो बराबर है, तो यहां पर mg का जो कंपोनेंट होगा वो सूडो से ज्यादा होगा। तो बोला सूडो ज्यादा होगा तो फिर मोटरसाइकिल अंदर क्यों नहीं घुस रही? अंदर इसलिए नहीं घुस रही क्योंकि ब्रिज थोड़ी टूट गई, तो ब्रिज उसको उधर रखेगी नॉर्मल रिएक्शन से। तो अब हम वो स्पीड कैलकुलेट कर लें कि वो चाह रहा है कॉन्टैक्ट ना छूटे, तो हम जो ज्यादा चांस जो है यहाँ चांस है जहाँ छूटने के, यहाँ नहीं छूटा तो कहीं नहीं छूटा बस। तो ये थीटा है, तो mg cos थीटा बराबर mv² अपॉन r। अब आप कहोगे हमें तो थीटा कहाँ दिया था? कोई बात नहीं, आपको l/2 दिया है, r दिया है, तो उसके पदों में लिख दो एंगल, तो m से m कट गया, तो g cos थीटा की जगह लिखोगे l/2r बराबर v² अपॉन r। तो v का मान आ गया rg cos l/2r का रूट आ गया। आप जो है ये स्पीड रखिए थ्रू आउट, तो यहां तक कॉन्टैक्ट नहीं छूटेगा, तो और जगह तो छूटने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि mg का कंपोनेंट अच्छा खासा है, यहाँ mg का कंपोनेंट है, तो यहाँ तो ये हाल हो रहा होगा कि mg ये और mv²/r छोटा ही बैठ रहा होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बैठा है mg cos θ/2 cos थीटा दिस इज थीटा बराबर v²/r, यहाँ बैठा है, तो यहाँ तो mg ज्यादा होगा, तो रिमेनिंग नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब इसने कहा कि नेक्स्ट पार्ट में motorcycle, suppose the motorcycle start from the highest overbridge in the form of circular arc radius r. Suppose the motorcycle start from the highest point, what can its maximum velocity for which the contact with the road is not, what can be the maximum velocity at the highest point? If the motorcycle goes at a speed 1/√2 times the maximum found in part first A, where will it lose the contact with the road? What maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the road? तो मैंने इस सवाल में क्या करा कि मैंने थर्ड पार्ट पहले करा दिया इसका, तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट इस सवाल का, ये सवाल नंबर है 19 ऑफ SC1। अब थर्ड पार्ट इसका मैंने पहले करा दिया। अब फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा था कि वो स्पीड बताओ जो यहां पर कॉन्टैक्ट छोड़ दे, तो इसको करा देते हैं, यहां पर कॉन्टैक्ट छोड़, हाईएस्ट पॉइंट पर कॉन्टैक्ट छोड़ दे।
अब जो है ये कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट का कांटेक्ट छोड़े, हाईएस्ट पॉइंट पे तो जस्ट स्पीड क्या हो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट का कांटेक्ट छोड़ने के लिए mg बराबर mv स्क्वायर अपॉन r ये होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट का कांटेक्ट छोड़, और इतनी स्पीड से ही जाए वो थ्रू आउट, तो आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि यही कांटेक्ट छूट गया तो दूसरी जगह तो mg का कंपोनेंट रोक पाएगा उस स्पीड को mv स्क्वायर बाई r को। यहाँ का mv स्क्वायर अपॉन r mg के बराबर है, तो दूसरी जगह तो mg का कंपोनेंट रोकेगा, तो mg का कंपोनेंट कम पड़ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r से। तो ये कह रहा है कि यही कांटेक्ट छोड़ दे तो क्या स्पीड हो, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो बोलो क्यों करते हैं बराबर, भैया सूडो फोर्स और mg बराबर हो गए तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई ना। अगर v कहीं उससे भी ज्यादा है तो कांटेक्ट तो छूट गया ना, क्योंकि n का मान जीरो हो गया। तो n कभी यूं नहीं हो सकता कि यूं उसको अरे कहाँ जा रही है मोटरसाइकिल, ऐसे तो करेगा नहीं है। n जो है अगर उसकी सूडो कम है तो mv स्क्वायर बाई r कम है या mg से, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन हेल्प करने आ जाएगी, इसको n कर लें। और जस्ट कांटेक्ट छोड़ा है तो n का मान जीरो कर दो, तो v का मान √r g है। अब इसने एक बात कही कि अगर ये स्पीड नहीं हो, इससे कम हो, तो ये निश्चित है कि यहाँ कांटेक्ट नहीं छूटेगा। तो उसने एक बात कह दी सेकंड पार्ट में, तो ये तो ए करा दिया मैंने उस सवाल का 19 क्वेश्चन का SC वर्मा का ए पार्ट के हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट छूटा है तो क्या स्पीड है। फिर इसने कहा कि यदि इसी स्पीड से डबल से चले तो क्या होगा, तो कांटेक्ट ही छूट गया, होगा क्या, तो यही छूट गया है तो दूसरी जगह तो कहाँ। ऐसा है कि किसी ने कहा भाई कि किसी ने मेन का एग्जाम दिया है तो क्या उसने एडवांस का दिया है, तो आप क्या कहोगे पता नहीं दिया नहीं। लेकिन जिसने एडवांस का एग्जाम दिया है उसने मेन का तो दिया ही है, कि मेन में सिलेक्शन तो उसका हुआ ही है ना IIT JEE में। तो वो ऐसी वाली बात है कि अगर इतनी स्पीड है, इतनी कम स्पीड है कि जस्ट यहाँ कांटेक्ट छूटने वाली से भी कम स्पीड है, तो वो थ्रू आउट कांटेक्ट नहीं छूटेगा क्योंकि दूसरी जगह तो mg ज्यादा होगी। उल्टा नहीं हो सकता, अगर उसने यहाँ कांटेक्ट जस्ट छोड़ा है तो दूसरी जगह तो छूटा हुआ ही मान लो कांटेक्ट, क्योंकि दूसरी जगह तो जो रोकने वाला है ना उसका, तो वो कम है, जो रोकने वाला फोर्स है वो mg cos थीटा है, वो तो यहाँ वाला जस्ट बराबर कर पाया है। तो दूसरी जगह वो चिपक के नहीं चल सकती मोटरसाइकिल अगर इसी स्पीड से जा रही है, जो कि v बराबर √r g है। फिर इसने इस सवाल में बी पार्ट में ये कहा है कि अगर स्पीड इसकी आधी हो तब तो यहाँ कांटेक्ट नहीं छूटेगा क्योंकि सूडो कम है और mg ज्यादा है, तो यहाँ नहीं छूटेगा। तो फिर इसने ये कहा कि इसकी आधी स्पीड से चले, नहीं आधी नहीं बोला, √2। तो मतलब जो v1 है वो दे रखी है √rg/√2। तो फिर कांटेक्ट जहां छोड़ेगा वो एंगल बताओ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर इसकी आधी दे रखी है तो सूडो कम है वेट से, तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। अब अन्य जगह कौन सी होगी कि जहां पर जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा, क्यों ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि सूडो तो परमानेंट यही रहेगा क्योंकि v निश्चित है, लेकिन mg का कंपोनेंट घटने लगेगा, तो जहां पर mg का कंपोनेंट इसके बराबर बैठ जाएगा mv1 स्क्वायर अपॉन r, वो थीटा आ जाएगा। क्योंकि यहां तो नहीं आया था, क्योंकि यहां तो mg ज्यादा था, क्योंकि यहाँ कांटेक्ट छोड़ने के लिए v मुझे इतनी चाहिए थी, इससे कम दे रखी है तो सूडो कम है तो वो चिपक के चल रहा है, तो जब आगे चलेगा तो फिर कहाँ कांटेक्ट छोड़ेगा, तो वो करा देते हैं, वो ले लेते हैं कि अल्फा पे छोड़ेगा, अल्फा पे ले लेते हैं, दिस इज एंगल अल्फा। अब यहाँ पर जो इसको चिपकाए रखेगा, यूँ समझो, मैं तो साधारण लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, वो mg cos अल्फा होगा, mg cos अल्फा, और ये जो सूडो आएगा वो mv1 स्क्वायर अपॉन r आएगा। तो v1 स्क्वायर v निकाला है अपन ने, v1 निकाला है √rg/√2, तो rg/2 इंटू r, तो r से r कट गया, तो mg आ गया सूडो। इस mg को सूडो को mg cos अल्फा के बराबर कर दो, तो cos अल्फा का मान हाफ आ गया, तो अल्फा का मान 60 डिग्री आ गया। जब ये 60 डिग्री बना रही होगी, 60 डिग्री या π/3 रेडियन में π/3,
फिर ये यूं भी पूछेगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितनी लेंथ पे छूट जाएगा, ये लेंथ कितनी होगी, आर के पदों में रेडियस दे रखा है, तो भैया ये 60 चाहिए ना आपको, तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखो आप। बोलो वो कैसे लिखते हैं, लिख दिया ना π/3, लिख दिया ना, तो इसको कह दोगे ये लंबाई L1 है, तो L1 अपॉन R बराबर π/3, π/3 है L1 अपॉन R, L1 बराबर क्या होगा R π/3, तो आप जानते ही अगर पाई एंगल पे ये क्या बैठती है लंबाई R पाई, तो π/3 पे क्या होगी, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ही तो आर्क होती है। अगर ये चौथाई है 90 डिग्री है तब ये क्या होती है π/2 इंटू आर। एंगल में हमेशा आप रेडियस का गुणा करते रहते हो तो ये लंबाई आती रहती है, और जब ये लंबाई पता हो, रेडियस पता हो और एंगल निकालो, वो भी सीख लो, एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जब भी तो आप कहते रहते हो क्या कि सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, क्योंकि ये जो एंगल है पूरा 2π है, इसमें आर का मल्टीप्लाई कर देते हो ये आ जाता है। फिर आधे का क्या बोलते हो कि आधे की लंबाई, वहां भी यही करते हो ना आप कि आपको लेंथ निकालनी है आर्क, तो आर्क बराबर होता है रेडियस गुणा एंगल, तो एंगल होता है पाई, आधा पाई होता है, पाई आ जाता है। चौथाई का निकालते हो तो क्या करते हो आप π/2 इंटू आर। तो आर्क जब आप ऐसे निकालते हो, कैसे निकालते हो कि आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, लेकिन एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो एंगल कैसे निकालते हो आर्क अपॉन रेडियस, π/2 इंटू आर डिवाइड बाई आर, तभी तो हम कहते हैं कि 90 डिग्री वाला एंगल π/2 होता है रेडियन में। पाई का मान यहाँ 3.14 है, आप पाई को 180 ना समझे, रेडियन